हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सारिका है। पिछली क्लास में हमने फंक्शंस क्या होते हैं, उसकी डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होती है, फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं जैसे इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव, इसके बारे में पढ़ा था। अब इस क्लास में हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस और इन्वर्टिबल फंक्शंस क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की डिफिनीशन देखते हैं। अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक है f a to b और एक है g b to c, तो जो हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होगा वो होगा f कंपोजिट g विच इज़ फ्रॉम a to c। ओके, यहाँ f जो है वो सेट a to b है और जो फंक्शन g है वो b to c है, लेकिन जो f कंपोजिट g है वो फंक्शन सेट a से c में है। तो कंपोजिशन क्या होता है कि अगर f कंपोजिट g x पे अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये है कि x पे पहले फंक्शन f को अप्लाई करेंगे और उसके बाद फंक्शन g को अप्लाई करेंगे। इसी को कंपोजिशन ऑफ f एंड g कहते हैं। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं डायग्राम के थ्रू। जैसे ये है हमारा एक सेट A जिसमें ये 3 एलिमेंट्स हैं और यह है सेट B और सेट C। अब A से B में फंक्शन f है और B से C में फंक्शन g है और B में ये 5 एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट्स, और C में भी 5 एलिमेंट्स। तो अब यहाँ पे मान लेते हैं कि ये फंक्शन इस तरह से है कि B से C में इस तरह से हमको इमेज मिल रही है। ये हमारी इमेज हो गई, इस तरह से हमें इमेज मिल रही है, हम ऐसा मान लेते हैं। अब यहाँ पर A में हमारे 3 एलिमेंट्स हैं, इसका भी हम बना लेते हैं। मान लीजिए ये इमेज, ये अगर फंक्शन f अप्लाई करेंगे A से B में तो ये इस तरह से इमेज मिलेगी। तो जो फंक्शन f है इसकी जो रेंज है वो तो ये हुई, फंक्शन f की रेंज ये है, और जो फंक्शन g है उसका डोमेन b है, ये हमें साफ साफ दिख रहा है। और यहाँ c में ये हमारा हो गया, ये हो गया f(x), यहाँ हमने कोई x लिया। अब वहाँ से जो फंक्शन अप्लाई करने पे जो इमेज मिली वो हुई f(x). अब यहाँ से जब उस पर g फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा g ऑफ f(x). तो जो ये इमेज मिलेगी वो g ऑफ f(x) होगी। तो यहाँ पे ये क्लियर है कि अगर f कंपोजिट g अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे रेंज ऑफ f इस सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, जैसे कि यहाँ दिख रहा है कि ये फंक्शन f है, तो यहाँ पे जो हमें फंक्शन f की रेंज मिल रही है ये है फंक्शन f की रेंज। ओके, ये है रेंज f, और ये है जो b, ये है फंक्शन g का डोमेन। तो ये हो गया डोमेन g, डोमेन ऑफ g। और साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि जो रेंज ऑफ f है वो डोमेन ऑफ g का सबसेट है। तो वही बात हमने यहाँ पर लिखी है। और उसी तरह से अगर g कंपोजिट f करेंगे, मान लीजिए कि अगर यहाँ फंक्शन g होता और यहाँ f होता, तो उसी प्रकार से अगर फंक्शन को बनाते तो रेंज ऑफ g सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f होता। यहाँ इस बात को याद रखना है कि जो g o f लिखा हुआ है इसको f कंपोजिट g पढ़ते हैं उल्टा, क्योंकि पहले f अप्लाई करेंगे उसके बाद फंक्शन g अप्लाई करेंगे, इसीलिए f कंपोजिट g पढ़ते हैं। अब हम समझेंगे कि इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन या फिर इन्वर्टिबल फंक्शन किसे कहते हैं। अगर हमारे पास कोई फंक्शन f x to y में है और वो बाइजेक्शन है, तभी हम किसी भी फंक्शन के
एफ़ की इन्वर्टिबिलिटी की बात कर पाएंगे। और एफ़ इन्वर्टिबल होगा अगर हमारे पास कोई फंक्शन g जो y से x में है, जैसे एफ़ यहाँ x टू y में था, अगर इसकी इन्वर्टिबिलिटी की बात करनी है तो कोई ऐसा g एग्जिस्ट करना चाहिए जो y से x में हो। ओके, तो ऐसा फंक्शन g एग्जिस्ट करे जिससे कि f कंपोजिट g आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए और g कंपोजिट f आइडेंटिटी फंक्शन हो जाए। तो जो g है उसको इन्वर्स ऑफ f कहेंगे और उसको g इक्वल टू f इन्वर्स इस तरह से लिखेंगे। और जो y है उसको fx लिखेंगे और x को हम f इन्वर्स y लिखेंगे। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि f इज़ इन्वर्टिबल इफ़ एंड ओनली इफ़ f इज़ बाइजेक्टिव। अगर f इन्वर्टिबल है तो f बाइजेक्टिव होगा और अगर f बाइजेक्टिव है तो f इन्वर्टिबल होगा। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये सेट x है और ये y है, तो यहाँ पर ये 3 एलिमेंट और यहाँ पे भी 3 एलिमेंट, तो ये जो फंक्शन f है ये 1 1 और ऑन टू दोनों हैं, क्योंकि एक एलिमेंट के लिए एक इमेज मिल रही है और जो y है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए प्री इमेज मिल रही है। अब हम ये बात एग्जांपल से समझते हैं कि अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो वो इन्वर्टिबल कैसे होगा। अब हम देखते हैं कि अगर फंक्शन को इन्वर्टिबल होना है तो वो बाइजेक्टिव क्यों होना चाहिए। अगर f इन्वर्टिबल है तो f बाइजेक्टिव होगा और f अगर बाइजेक्टिव है तो f इन्वर्टिबल होगा। इसका मतलब ये भी है कि अगर f बाइजेक्टिव नहीं है तो f इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं। एक फंक्शन है हमारे पास मेनी वन फंक्शन f और f डैश है हमारा जो कि ऑन टू नहीं है। तो अब यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि अगर बाइजेक्टिव नहीं है मीन्स 1 1 नहीं है और ऑन टू नहीं है तो वो फंक्शन इन्वर्टिबल कैसे नहीं होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये फंक्शन है f x टू y। अब हमें एक फंक्शन ढूंढना है g जो y से x में हो। तो ये चूँकि है मेनी वन फंक्शन, ठीक, a2 और a3 की इमेज मिल रही है b2। अब अगर g हम ऐसा बनाएंगे जो y से x में हो, y से x में, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि b2 की 2 इमेज मिलने लगेगी, क्योंकि जो y है वो डोमेन होगा और x को डोमेन होगा। तो वहाँ पर b2 की 2 इमेज मिलने लगेंगी, a2 और a3। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा g है वो फंक्शन नहीं रह जाएगा। b2 हैज़ 2 इमेजेस, b2 के पास 2 इमेज है, इसलिए g फंक्शन नहीं हो सकता। इसलिए जो फंक्शन f है उसका 1 1 होना ज़रूरी है। अब इसी तरह से देखते हैं कि अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है तो वो इन्वर्टिबल क्यों नहीं होगा। अब यहाँ पर फंक्शन f डैश है जो a से b में है और हम एक ऐसा फंक्शन ढूंढ रहे हैं g डैश जो b से a में हो। तो यहाँ पर b जो हमारा है वो डोमेन होगा और a को डोमेन होगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो d है उसके लिए कोई इमेज नहीं मिल रही है, d के लिए कोई इमेज नहीं मिल रही है, इसलिए g डैश है वो भी हमारा फंक्शन नहीं हो सकता। तो d डोंट हैव एनी इमेज, कोई इमेज नहीं है, इसीलिए g डैश हमारा फंक्शन नहीं हो सकता। इसीलिए f डैश को ऑन टू होना ज़रूरी है। मीन्स यहाँ पर अगर एक और एलिमेंट होता और जिसकी इमेज ये होती तो जो g डैश होता उसके लिए d के लिए इमेज मिल रही होती, तो फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल हो सकता था। तो इस तरह से हम मेनी वन फंक्शन और मीन्स नॉट 1 1 और नॉट ऑन टू फंक्शन बनाकर हमने देखा कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल होने के लिए बाइजेक्टिव होना क्यों ज़रूरी है। अगर बाइजेक्टिविटी चेक करनी है तो पहले ये देख लेना चाहिए कि अगर मेनी वन फंक्शन है और ऑन टू नहीं है, 1 1 नहीं है और ऑन टू नहीं है, तो क्यों इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो इस तरह से हम ये बात प्रूव कर सकते हैं कि अगर f इन्वर्टिबल है तो f को बाइजेक्टिव होना पड़ेगा।
अब हम कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है जी कंपोजिट एफ इज़ नॉट इक्वल टू एफ कंपोजिट जी। इसका मतलब ये है कि कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस इज़ नॉट कम्यूटेटिव, और इसको हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव करेंगे कि ये कैसे होता है। ये हमारा क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएगा। दूसरा है हमारा कि एच कंपोजिट जी कंपोजिट एफ इज़ इक्वल टू एच कंपोजिट जी कंपोजिट एफ। इट मीन्स दैट कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज़ एसोसिएटिव। और तीसरी है एच कंपोजिट एफ प्लस जी इज़ इक्वल टू एच कंपोजिट एफ प्लस एच कंपोजिट जी, मीन्स ये इक्वल होता है। और ये है कि एच कंपोजिट एफ जी इज़ इक्वल टू एच कंपोजिट एफ एच कंपोजिट जी। ये प्रोडक्ट है और ये कंपोजिशन है, और प्रोडक्ट और कंपोजिशन दो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं जो प्रोडक्ट होता है वो होता है एफ़ इंटू जी ऑफ एक्स, जिसमें सिंपल हम एक्स को फंक्शन में वैल्यू निकाल कर मल्टीप्लाई कर देते हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये प्रोडक्ट होता है। और कंपोजिशन अलग चीज़ है। तो प्रोडक्ट और कंपोजिशन दोनों इक्वल नहीं है। जहाँ पर जी कंपोजिट एफ लिखा हो वो कंपोजिशन है, और जहाँ पर बीच में ओ नहीं होगा वो प्रोडक्ट होगा। तो दोनों इक्वल नहीं है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारे कि अगर एफ कंपोजिट जी ऑन टू है तो ये इम्प्लाई करता है कि जी ऑन टू होगा। और अगर एफ कंपोजिट जी 1 है तो फंक्शन एफ 1 होगा। एफ कंपोजिट जी अगर ऑन टू है और फंक्शन जी 1 है तो इट मीन्स दैट ये इम्प्लाई करता है कि एफ ऑन टू होगा। और अगर एफ कंपोजिट जी 1 है और एफ ऑन टू है तो ये इम्प्लाई करता है कि जी 1 होगा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हो गई कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस की। अब हम इन्वर्टिबल फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। फर्स्ट है एफ इज़ इन्वर्टिबल इफ़ एंड ओनली इफ़ एफ इज़ बाइजेक्टिव। मीन्स अगर एफ इन्वर्टिबल है तो एफ बाइजेक्टिव होगा, और अगर एफ बाइजेक्टिव है तो एफ इन्वर्टिबल होगा। और सेकंड है कि द इन्वर्स ऑफ अ बाइजेक्टिव फंक्शन इज़ ऑल्सो अ बाइजेक्टिव फंक्शन। किसी भी बाइजेक्टिव फंक्शन का जो इन्वर्स होता है वो भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन ही होगा। जैसे हम ये अगर डायग्राम में देखें, ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, 1 भी है और ऑन टू भी है, इसलिए बाइजेक्टिव है। तो इसका जब हम इन्वर्स लेंगे एफ इन्वर्स तो ये भी बाइजेक्टिव ही होगा, क्योंकि ये भी 1 है और ऑन टू है। तो एफ़ और एफ इन्वर्स दोनों ही बाइजेक्टिव होंगे। और थर्ड है इफ़ एफ इज़ इन्वर्टिबल देन एफ इन्वर्स इज़ इक्वल टू एफ। अगर एफ इन्वर्स का भी इन्वर्स लें तो वो फंक्शन एफ ही होगा। जैसे ये हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है, ये एफ़ है फंक्शन एफ़, उसका इन्वर्स जब हमने लिया तो एफ़ इन्वर्स हुआ। अब इसका फिर से जब हम उल्टा करेंगे एक्स टू वाई फंक्शन निकालेंगे तो फिर से ये दोबारा यही वाला फंक्शन बन जाएगा। तो इस तरह से अगर इसको हम लिख कर भी प्रूव कर सकते हैं। और फोर्थ है कि एफ कंपोजिट जी का इन्वर्स जी इन्वर्स कंपोजिट एफ इन्वर्स के इक्वल होता है। अगर किसी भी एलिमेंट एक्स पे इस फंक्शन को अप्लाई करें, एफ कंपोजिट जी इन्वर्स को अप्लाई करें, तो इसका मतलब है कि उस एलिमेंट पे पहले हम जी इन्वर्स को अप्लाई करेंगे और उसके बाद एफ इन्वर्स को अप्लाई करेंगे। फिफ्थ है द इन्वर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज़ यूनिक। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास एफ है तो उसका सिर्फ एक ही इन्वर्स मिलेगा, उसके 2 इन्वर्स फंक्शन नहीं मिल सकते। अगर कोई फंक्शन एफ है तो उसका इन्वर्स जो है, अगर जी है, जी मान लीजिए जी इक्वल टू एफ इन्वर्स है, तो उसका जो इन्वर्स एच नहीं हो सकता,
सिर्फ एक ही इन्वर्स मिलेगा f का, जो कि f इन्वर्स होगा। तो वही चीज़ लिखी हुई है कि द इन्वर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज़ यूनिक। यूनिक मीन्स सिर्फ एक ही इन्वर्स मिलेगा। तो ये हो गया इन्वर्टिबल फंक्शन की प्रॉपर्टीज़, और इन प्रॉपर्टीज़ को हम इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। और लेकिन अगर प्रूव करना होगा तो हम एलिमेंट्स को, सेट के एलिमेंट्स को लेकर के प्रूव करेंगे। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। तो हमने इस क्लास में कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस और इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी। अब नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शंस पर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि न्यू यूनिट है, उसको स्टार्ट करेंगे।